तो आज हम बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से जो है पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षा जल्दी नवंबर दिसंबर लास्ट में होने वाला है। तो कम से कम 3 से 4 पेपर अभ्यास करिए, उसी सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आज का हमारा पेपर पहला शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पूरा पेपर 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का सेशनल होता है, जिसमें कॉलेज से 25 में कुछ आपको मिलेगा ही। 75 में से कम आपको जो है 14 से 15 नंबर तो लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। लेकिन पास होने के लिए पढ़ना नहीं, हमको जो है टॉपर बनने के लिए पढ़ना है। कम से कम 80% हमको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारा ये है। सेक्शन ए हमारा जो है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा। टोटल हमारा जो है सेक्शन ए 30 नंबर का रहेगा। यही पैटर्न होता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन लिमिट ऑफ फंक्शन एंड इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। तो पहले हमको डिफाइन करना लिमिट। ये लिमिट क्या होता है, तो लिमिट को डिफाइन करना हमको कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो इसको हम डिफाइन करेंगे पहले। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो सपोज करते हैं कि लेट एफ बी ए फंक्शन। बहुत धैर्य से पढ़ेंगे। लेट एफ बी ए फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड on any interval a comma b, then any real number, कोई भी रियल नंबर या it's said to be limit of f at x is equal to k if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that modulus of fx minus L is less than epsilon for every modulus of x minus k is less than delta। और k कहाँ पर होगा, k belongs to a comma b। ये लिमिट का डिफिनीशन, ये आंसर हो गया लिमिट का डिफिनीशन। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द लिमिट। मतलब लिमिट ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। x को क्या रखना है, 0 रखना है। तो डायरेक्टली हम x का मान 0 रख दें, x की जगह 0 और यहाँ पर साइन 1/0 कर दें, तो क्या मिल जाएगा, 0 इंटू साइन 1/0 का मतलब साइन इन्फिनिटी। और जो साइन का मान होता है हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, फाइनाइट नंबर होगा। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कुछ न कुछ वैल्यू होगी। तो 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं k आ गया, तो क्या मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इतना लिखने से आपको 3 नंबर मिल जाएगा।
ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, 1 का बी करके व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए फंक्शन एफ एक्स टू हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो पहले समझेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसी कंटिन्यूटीज को रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कोई फंक्शन एफ एक्स है और कोई पॉइंट हमने लिए एट एक्स इज इक्वल टू ए, हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल discontinuity at x is equal to a if राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए माइनस जीरो, ए प्लस जीरो प्लस ए, एफ ऑफ ए माइनस जीरो डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा हमारा कह रहा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेकिन ये हमारा राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा, मतलब एफ ऑफ ए प्लस जीरो के बराबर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा हमारा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसमें हमारा क्या रहेगा कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर नहीं होगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर होगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो 3 नंबर दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन गया। इसके बाद अगला कह रहा है स्टेट रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना, केवल स्टेटमेंट लिखना। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे हम, क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन सच दैट, तीन कंडीशन होता है, सच दैट पहला एफ ऑफ एक्स इज continuous on closed interval a comma b। दूसरा हमारा है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval a b and f of a is equal to f of b। तो f of fx is differentiable
इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। और तीसरा हमारा क्या होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा सी, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। इसको यदि और अच्छा रिप्रेजेंट करना तो हम इसको ऐसे मान लेंगे कि हमारा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ये हमारे एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर बी है, हाइट एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये हमारा सी मान ले रहे हैं, इसमें क्या है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अब अगला कंडीशन कह रहा है चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन लिखते हैं पहले कि कोई फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन then f of x is differentiable at x is equal to a if राइट हैंड डेरिवेटिव, और उसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे 0 पर देखना है कि हमारा डेरिवेटिव क्या है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे मॉड एक्स का। तो क्या लिखेंगे, 0 पर चेक करना है तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। ये क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन हमारा क्या है, मॉडुलस है। यहाँ मॉडुलस 0 प्लस h का मतलब मॉडुलस h, और 0 की वैल्यू 0 अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h। तो 0 माइनस का मॉडुलस माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो आर एच डी एल एच डी के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद सी डी हो गया। इसके बाद चलते हैं ई पर। ई कह रहा फाइंड द लिमिट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है दो तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लगाएंगे।
फार्मूला लिमिट का एक फार्मूला है कि यदि हमारा लिमिट x टेंस टू 0 fx पावर 1 बाई जी एक्स, यदि हमारा ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का है तो ये हमारी जो लिमिट होती है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारी लिमिट हो जाएगी एक्सपोनेंशियल x टेंस टू 0, यहाँ बनेगा fx -1 इंटू 1 बाई जी एफ एक्स। अब इसमें देखिए, इसमें यदि x 0 रखेंगे तो tan x बाई एक्स के वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1/0 क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो एक्चुअली में ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का है। और यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स हमारा है tan x बाई एक्स, और जो जी एक्स हमारा है वो है एक्स स्क्वायर। अब इसी फार्मूला में रख देंगे तो सेम हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट e टू द पावर x टेंस टू 0 fx -1, तो tan x बाई एक्स -1 इंटू 1 बाई जी एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अलग से हल करते हैं ताकि समझ में आए। ये हमारा है tan x, इसको हम लिखेंगे तो इसका एक्सपांसन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5 प्लस समथिंग ऐसे। अब इसको x से डिवाइड कर देंगे, tan x बाई एक्स लिख रहा है, tan x बाई एक्स कर दें यहाँ पे, तो tan x बाई एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5 ऐसे। फिर इसको माइनस इधर कर दिया जाए तो tan x बाई एक्स -1 किया जाए तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5, 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ एक पावर कम हो जाएगा यहाँ पर ना, एक पावर कम। अब यहाँ का tan x बाई एक्स -1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी फिर हमको जो है यदि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इसको ऐसे कर दें तो tan x बाई एक्स -1 इंटू यहाँ पर कर दिया जाए 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ मिलेगा 1/3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसे। तो इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन गया e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह इसका लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट। अब x समान 0 रखना है तो ये सब 0 हो जाएगा, केवल 1/3 बचेगा, तो ये हमारा बन जाएगा e टू द पावर 1/3। ये हो गया आंसर, तो ये लिमिट का क्वेश्चन है। अब इसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन, तो इस डायरेक्ट फार्मूले से ही है, तो डायरेक्ट फार्मूले से ही लगा सकते हैं इसको। क्या कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है dn, तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, dxn 1/ax प्लस b। इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, या तो एक एक करके निकालेंगे तब भी जो है, एक बार निकालेंगे तो यदि केवल d/dx निकालें, जैसे d/dx 1/ax प्लस b निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये मिलेगा माइनस a/ax प्लस b का होल स्क्वायर। दो बार करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, d2/dx 2 मिलेगा, 1/ax प्लस b करेंगे ये मिल जाएगा -a, फिर इसके बाद -2a/ax प्लस b होल टू द पावर 3 मिल जाएगा। देख रहे हैं,
एक करें तो एक आ रहा -1, 2 करें तो -1 -2, फिर ए स्क्वायर आ जा रहा है। तो इसका सीधे सीधे फार्मूला हो जाएगा -1 टू द पावर n, a टू द पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b, पावर हमारा क्या आ जा रहा है, एक ज़्यादा आ जा रहा है n+1, तो इसका आंसर हो गया। उसी तरह दूसरा कह रहा है d/dxn log ax प्लस b। तब जब इसका एक बार करेंगे तो 1/x प्लस b आ जाएगा, फिर दूसरी बार में इसी का रिपीट करेगा तो मतलब एक पावर हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसे मिलेगा -1 टू द पावर n-1, लेकिन ये तो हमारा उतना ही रहेगा, और यहाँ पर मिलेगा n-1 फैक्टोरियल अपान, यहाँ मिलेगा ax प्लस b टू द पावर n। ये दूसरा होगा। तीसरा हमारा है dn/dxn x टू द पावर n। ये भी फार्मूला ही है, एक बार करेंगे तो n आएगा, दूसरी बार करेंगे तो n-1 आएगा, तीसरी बार n-2 आएगा, और n टाइम्स करेंगे तो n2 1 आ जाएगा। ये मिल जाएगा क्या, n फैक्टोरियल। इसके बाद अगला है स्टेट गास डाइवर्जेंस थ्योरम। तो वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इसका हमको केवल स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट। तो इसका स्टिमुलेट भी है वॉल्यूम, भी एनी वॉल्यूम enclosed by any surface S, any surface S, and capital F x y z is any vector position function such that f is equal to f1i plus f2j plus f3k। तो स्टेटमेंट हमारा इस तरह ट्रिपल इंटीग्रल भी डेल एफ वाई डी एक्स प्लस डेल एफ टू वाई डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री वाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड is equal to double integral on the surface f1 dy dz plus double integral f2 dz dx plus double integral f3 dx dy। ये गास डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसके बाद कह रहा राइट डाउन द फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कर्व एंड पार्पेडियल इक्वेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमको केवल फार्मूला लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का केवल फार्मूला लिखना है कार्टेशियन कर्व में, पोलर कर्व में और पेडल इक्वेशन।
तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो भी पेपर इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, आप उसको ध्यान से कई बार रिपीट करके, कम से कम 3 दिन में 3-4 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और कोई भी कंसेप्ट यदि सुनते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इसमें हम जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला हमारा है कार्टेशियन फॉर्मेट, मतलब एक्स और वाई में रहेगा तब कार्टेशियन फॉर्म। जब वाई बराबर इस टाइप का एफ ऑफ एक्स टाइप का, तो इसमें रो मानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। केवल आपको फार्मूला लिखना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला ऐसे होता है, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा हमारा है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मतलब हमारा इस तरह से हो कि r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकले। तो मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, तो इसका फार्मूला होता है r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपान अपान r स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। अब अगला है पेडल फॉर्म, पेडल फॉर्म पेडल फॉर्म का मतलब P बराबर एफ ऑफ आर टाइप का हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होता है आर डी आर बाई डी। ये भी फार्मूला है, तो इसको आप जरूर से याद रखेंगे। ये हमारा किसी न किसी फॉर्म में सवाल पूछा जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 3 फार्मूले हो गए, एक कार्टेशियन, एक पोलर, एक पेडल, एक पेडल फार्मूला। अब अगला है एजिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। तो इस सवाल को हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो एजिम्प्टोट्स पूछा जा रहा है। एजिम्प्टोट्स, एजिम्प्टोट्स का हिंदी होता है अनंत स्पर्शी। एजिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शी।
अनंत स्पर्शी। एक लाइन होगी, एक रेखा होगी, एक रेखा होगी, तो क्या होगी, y बराबर mx प्लस सी, इसी टाइप की जो इसको टच करेगी। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे हम ये कर दें जिसमें साफ साफ दिख रहा है, x बराबर a रख दें और y बराबर माइनस a रख दें, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए x बराबर रखिए तो ये हमारा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू ए माइनस ए प्लस ए टू द पावर 4। ये मिल जाएगा ए टू द पावर 4, ए माइनस 2 ए टू द पावर 4, ए मिल जाएगा 0 प्लस ए टू द पावर 4। ये क्या बन गया, 0। सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x बराबर ए और y बराबर माइनस ए। इन दोनों को देखा जाए तो y और x में रिलेशन बन गया, क्या, y बराबर माइनस एक्स। यही क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी हो जाएगा इसका। ये हमारा जे, ये आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन ए का। टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4। ऐसे बढ़ते जाएं तो लास्ट टर्म जो मिलेगा ऐसे मिलेगा, माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n। ये सीरीज हमारी कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग इसलिए क्योंकि प्लस माइनस, एक बार प्लस हो रहा है तो एक बार माइनस हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए पहला कंडीशन ही हमारा होना चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि an इज ग्रेटर देन an प्लस 1। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो पहला कंडीशन देखा जाए तो an हमारा क्या है, माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n। यदि n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रूट इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा 0। तो पहला कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा हमारा an की वैल्यू जो है अगले टर्म से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए पहला ही देख लेते हैं, रूट n इज लेस देन रूट n प्लस 1, सीधी सी बात है। जब इसका डिवीजन करेंगे तो 1 अपॉन रूट n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट n प्लस 1, इक्वलिटी बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि an इज ग्रेटर देन an प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जो सीरीज है ये हमारा 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4, ऐसे हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन सेक्शन बी का। सेक्शन बी में हमारे चार क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन 6 नंबर का है।
देखो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, तो सेक्शन में हमारे क्या था, सेक्शन ए में कितना था 3 × 10 कितना हो गया 30 नंबर। और बी में हमारा क्या हो गया, बी सेक्शन में 6 × 4 तो 24, तो 30 24 कितना हो गया 54। हमको चाहिए सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी जो होता है वो होता है 10.5 × 2, ये होता है 21 नंबर का। 21 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 75। तो इसको ध्यान रखेंगे, पैटर्न होता है पेपर का। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर का कितना आसानी से मिलेगा। और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to ∞ cos mx अपॉन x² प्लस a²। जिसे हमारा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, लेकिन लिमिट हमारे 0 से ∞ है। अब cos mx की जो वैल्यू होगी, कुछ भी रखा जाए, cos mx ये ऑलवेज मॉडुलस ले रहे हैं इसका, तो ऑलवेज लेस आर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इंटीग्रल इज लेस आर इक्वल टू 0 to ∞ मॉडुलस ऑफ cos mx डिवाइडेड बाई x² प्लस a² इज लेस आर इक्वल टू 0 to ∞ 1 अपॉन x² प्लस a² dx। ये हमारा इंटीग्रल कर सकते हैं इसका। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इज लेस आर इक्वल टू 0 to ∞ dx अपॉन x² प्लस a²। और इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। लिमिट क्या रखेंगे 0 से ∞। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए tan इनवर्स ∞ बाई ए माइनस tan इनवर्स 0 बाई ए। ये मिल जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स ∞ माइनस tan इनवर्स 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2a। इसका मतलब सीरीज क्या हो जाएगी 0 to ∞ cos mx बाई x² प्लस a² क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बस इतना ही सवाल था, ये 6 नंबर का सवाल, बहुत ईजी। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लिमिट n टेंड्स टू ∞ 1 प्लस 1 बाई n² 1 प्लस 2² बाई n², 1 प्लस 3² बाई n² डॉट डॉट 1 प्लस n² बाई n²। और यहाँ पे लिखना है पावर
1/n। ये क्वेश्चन है। तो हम मान लें पहले कि y बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n² 1 + 2² और डॉट डॉट 1 + n² टू द पावर 1/n। दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग log on both side ये लिखेंगे log y। ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट है, पावर हमारा बाहर आ जाएगा तो 1/n। और लॉग मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 1 + 1/n² प्लस लॉग 1 + 2² n² प्लस डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे। इस पर हम समेशन के रूप में लिखना चाहें तो लॉग y बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n 1/n log 1 + r² तो ये हमारा पढ़ाया गया होगा कि हमारा जो है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में बदल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए इनफाइनाइट सम, एज ए इनफाइनाइट सम। तो हम क्या मानते थे कि r/n को क्या मान लेते थे, x मान लेते थे, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 1 तक। तो हमारा जो log y बनेगा ये मिल जाएगा 0 से 1 log 1 + x² dx। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, थोड़ा सा। तो log y, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका हम बाई पार्ट से करेंगे। एक फर्स्ट फंक्शन को 1 मान लेंगे 1, और इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो पहला आ जाएगा log 1 + x² इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1/1 + x², फिर x² का 2x, फिर इंटू x dx। और यहाँ लिमिट हमको रखना है 0 से 1, तो 0 पे तो 0 आ जाएगा, यदि 1 रखेंगे तो इधर बनेगा log 2। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, ये मिल जाएगा log y बराबर, ये मिल जाएगा log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, ये जगह 2x², तो 2 बाहर निकाल लेंगे, x² अपान 1 + x² dx। इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो log 2 माइनस 0 से 1, 2 टाइम्स बाहर कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/1 + x² पूरे। तो ये मिल जाएगा log 2 माइनस 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा 1, और इसका आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये प्लस में आ जाएगा। tan इनवर्स x का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 0 पे 0, tan इनवर्स 1 π/4, तो π/4। तो ये मिल जाएगा log 2 - 2
प्लस पाई बाई 4। ये है log y की वैल्यू। log y आ गया log 2 -2 प्लस पाई बाई 4। तो y जब निकालेंगे तो e पावर में चला जाएगा, ये बन जाएगा e⁻log 2 -2 प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा वेक्टर का सवाल है। क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि r बराबर if r बराबर xi प्लस yj प्लस zk। तो पहला कह रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ r, ये कह रहा है कि f डैश r f डैश r इंटू वेक्टर r बाई मॉडुलस ऑफ r। ठीक है, तो बहुत आसान है। और हमारा जो r की वैल्यू है ये हमारा है r। इसमें क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r स्क्वायर हमारा क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। यदि इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो 2r डेल्टा r बाई डेल्टा x, ये क्या मिलेगा 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा r बाई डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, x मिल जाएगी। सिमिलरली हम y का भी लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डेल एफ। तो डेल एफ का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल अपान डेल जेड के। और यहाँ बाहर कह रहा है एफ ऑफ आर। जब इसको अंदर भेजेंगे तो डेल डेल एफ ऑफ आर जब निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले आर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो डेल एफ बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल आर बाई डेल वाई जे प्लस डेल एफ बाई डेल जेड डेल डेल आर बाई डेल जेड के। अब डेल आर बाई डेल एक्स एक्स हो गया, और यहाँ से लिख सकते हैं डेल आर बाई डेल वाई, ये वाई हो जाएगा। और डेल आर बाई डेल जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारा यहाँ एक्स बाई आर आई हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा डेल एफ बाई डेल आर इंटू एक्स बाई आर आई प्लस डेल एफ बाई डेल आर वाई बाई आर जे प्लस डेल एफ बाई डेल आर
इंटू जेड बाई आर के। इसमें डेल एफ बाई डेल आर और 1 बाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ मिल जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारा क्या आर वेक्टर है, तो क्या मिल जाएगा एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर बाई आर। ये आंसर हो गया, बहुत इजी है। इसके बाद दूसरा सवाल इसी का जो है सेकंड वाला पार्ट, इसका सेकंड वाला पार्ट।